Hello everyone, myself Ruksar ma'am from Silver Green English Medium School, and today I'm back with the rest of the chapter of Standard 8, that is chapter number 7, Environmental Changes. So dear student, in my previous video, that is part 1 video, in that we have discussed or covered many topics of this chapter, such as what is global warming, how our earth get heated, and an article from the newspaper. Okay dear student, so now this is my part 2 video and I hope that you all have watched my part 1 video. Now without taking much of time, let's cover the rest of the topic of this chapter in the part 2 video. Okay dear student, so the topic is given to you, that is methane, CH4, that is greenhouse gases. Okay, now let's see what is methane. Okay, the massive increase in the methane proportion from 315 ppm in the year 1750 to 1764 ppm in the year 2005 was due to the reason listed below. Now what is given to you about मीथेन. देखो मीथेन का जो प्रपोर्शन है उसमें एक मैसिव यानी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है. ठीक है, जो पहले 315 ppm थी, कौन से ईयर में, 1715 में 315 ppm थी मीथेन गैस का प्रोपोर्शन, वो 2005 में कितना इंक्रीज हो गया, 1764 ppm इंक्रीज हो गया. मतलब कितना इंक्रीज हो गया, कितने से इंक्रीज हो गया, 1449 टाइम्स इंक्रीज हो गया. ठीक है, किसके प्रोपोर्शन में, मीथेन गैस के प्रोपोर्शन में. ठीक है, बहुत ज़्यादा मैसिव इंक्रीज हुआ है. और वो किस वजह से हुआ, कौन से रीजंस की वजह से हुआ है, वो आपको नीचे जो टेबल दिया है उसमें मेंशन किए गए हैं. ठीक है, सो लेट्स सी द रीजन. फर्स्ट वन, एक्सहेलिंग ऑफ एनिमल्स एंड मेटाबॉलिज्म प्रोसेस. ठीक है, जो एनिमल्स क्या करते हैं, सांस एक्सहेल करते हैं यानी सांस बाहर निकालते हैं. ठीक है, अपना ब्रीथ बाहर रिलीज करते हैं. ठीक है, उसकी वजह से, और उनकी जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है यानी कि वो आप देखते हो डियर स्टूडेंट के एनिमल्स, जो काव होती है वो 24 घंटे च्यूइंग यानी कि अपना मुंह हिलाती रहती है और कुछ ना कुछ चबाती रहती है. ठीक है, कर्ड बाहर निकाल के. ठीक है, सो दैट इज मेटाबॉलिज्म प्रोसेस. ठीक है, उसकी वजह से क्या है कि कितना मीथेन रिलीज हो रहा है, 14 करोड़ टन मीथेन रिलीज हो रहा है एटमोसफियर में. ठीक है, नाउ द सेकेंड रीजन, पैडी कल्टिवेशन यानी कि जो हम पैडी कल्टिवेशन करते हैं उसकी वजह से 15 करोड़ टन मीथेन रिलीज हो रहा है एटमोसफियर में. देन थर्ड वन, डिकम्पोजिशन ऑफ द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यानी जो हम डिकम्पोजिशन करते हैं यानी जो सड़ाते हैं यानी कि जो भी वेस्ट होता है हमारा, उसको बायोडिग्रेडेबल यानी कि नेचुरल वे से उसे डिकम्पोज करने की कोशिश करते हैं. उसकी वजह से 7 करोड़ टन मीथेन गैस रिलीज हो रही है एटमोसफियर में. ओके डियर स्टूडेंट, नाउ थिंग्स टू नो, ऑल द थिंग्स यूज बाय ह्यूमन इन वन डे हैज़ 80% ऑफ द एयर इन इट. ठीक है, जितनी भी चीज़ें जो ह्यूमन बींग्स एक दिन में यूज़ करता है उसमें कितनी एयर होती है, 80% ऑफ द एयर इन इट. क्या होता है, 80% एयर होती है. ठीक है, अ मैन ब्रीथ्स 22,000 टाइम्स एवरी डे. ओके, सो जो मैन होता है वो दिन में 22,000 टाइम्स ब्रीथ करता है यानी रेस्पायर करने की प्रोसेस करता है. ठीक है, यानी कि सांस लेना और छोड़ने की प्रोसेस. ठीक है, इन दिस वे ए मैन कंज्यूम 16 kg ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट पर डे. और इसी तरह से जो मैन है, जो ह्यूमन बींग्स है, वो एक दिन में 16 kg ऑक्सीजन है उसको क्या करते हैं, यूज़ करते, कंज्यूम करते हैं एनवायरनमेंट से. ठीक है, so dear student, so the next, I hope you're clear about the methane. So the next greenhouse gas, that is nitrous oxide. Nitrous oxide क्या है, let's see. The proportion of nitrous oxide has increased from 270 ppm to recent 319 ppm. कितना बढ़ गया है, 49 ppm बढ़ गया है. ठीक है, जिस नाइट्रोस ऑक्साइड का प्रोपोर्शन 270 ppm था वो आज कितना हो गया, 319 ppm हो गया यानी 49 ppm इंक्रीज हो गया है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट अनदर गैस, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन. ठीक है, CFC. ओके, ड्यू टू द यूज ऑफ फोम, प्लास्टिक, रेफ्रिजरेटर, AC, सर्किट, एयरसोल स्प्रे. एयरसोल स्प्रे का क्या है यहाँ पर, वो यानी कि ऐसा स्प्रे जो एयर और सॉइल से बना होता है, दैट इज minute particle having the size ranging from 1 micron to 10 micron is known as aerosol spray. यानी क्या होता है, जो मिनट पार्टिकल्स होते हैं उसकी साइज रेंजिंग 1 माइक्रोन से कितनी हो गई है,
10 माइक्रोन हो जाती है, उसे हम एरोसोल कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, सो ड्यू टू द यूज ऑफ फोम, ये सारी चीज़ों के यूज़ करने से, फोम, प्लास्टिक, रेफ्रिजरेटर, एसी, सर्किट, एरोसोल स्प्रे, ठीक है, इन सब का यूज़ करने की वजह से क्या होता है, देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन द CFC, किस में इंक्रीज हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, नाउ एज पर द रेजोल्यूशन पास्ड बाय द UN, ठीक है, जैसा रेजोल्यूशन UN ने पास किया था 23 जनवरी 1995 में, ठीक है, उसके मुताबिक 16 सितंबर इज ऑब्जर्व एज द ओजोन डे। हम पूरे वर्ल्ड में जो 16 सितंबर है उसे हम किस तरह से ऑब्जर्व करते हैं, एज ए ओजोन डे, यानी कि ओजोन डे एक लेयर है अर्थ के सराउंडेड। ठीक है, उस डे के हिसाब से हम इस दिन को ऑब्जर्व करते हैं ताकि लोगों में एनवायरनमेंट की अवेयरनेस आए, लोग जागरूक हो और वो हमारे एनवायरनमेंट को हार्म करना बंद करे। ठीक है, आफ्टर 1980 year 2007 was the hottest year. आफ्टर 1980 सबसे ज़्यादा होटेस्ट ईयर था, लेकिन उसके बाद भी एक होटेस्ट ईयर आया, कौन सा, 2007। ठीक है डियर स्टूडेंट, नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। नाउ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या इफेक्ट हो रही है, उसकी असर क्या हो रही है। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो उसकी साइड इफेक्ट क्या हो रही है। ठीक है, चेंजेस आर ऑब्जर्व इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स ऑफ द वेजिटेशन, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की वजह से हम चेंजेस देख पा रहे हैं। ठीक है, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं किसमें, इनटू द वेजिटेशन। ठीक है, जो वेजिटेशन है उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट में चेंजेस देख पा रहे हैं। जो वेजिटेशन पहले हुआ करती थी आज वैसे वेजिटेशन नहीं होते। ठीक है, उनकी साइज में भी चेंजेस आ गए। ठीक है, उनके टेस्ट में चेंजेस आ गए, दैट इज। ठीक है, नाउ सर्टेन स्पीसीज ऑफ द बर्ड आर नाउ डिसअपियरिंग, कुछ स्पीसीज है जो बर्ड की वो आज डिसअपियरिंग यानी कि गायब, लुप्त हो चुकी है। ठीक है, सच एज स्पैरो एंड वल्चर, स्पैरो और वल्चर बहुत कम मात्रा में देखने मिलते हैं। इट्स बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से वो इस टेम्परेचर में, इस क्लाइमेट में सस्टेन नहीं कर पाए, सर्वाइव नहीं कर पाए। इसी वजह से ये जो स्पीसीज है बर्ड की, ठीक है, वो आज क्या हो गई है, डिसअपियर हो गई है। ठीक है, नाउ 2000 ग्लेशियर्स ऑफ हिमालयज हैव रिसीडेड, यानी कि क्या हो रहा है, 2000 ग्लेशियर्स ऑफ हिमालय, हिमालय की 2000 जो ग्लेशियर्स है, ठीक है, आइस है, वो क्या हो रहा है, रिसीडेड, यानी कि मतलब कम हो रहे हैं, और मेल्टेड यानी कि पिघल रहे हैं। ठीक है, नाउ इन फिगर 7.9 डियर स्टूडेंट, यू कैन सी ग्रेजुअल चेंज ऑब्जर्व इन द ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स में अचानक से बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। मई 12, 2001 में वो इतना थिक था, लेकिन जुलाई 1, 2003 में वो थीन होता गया, पतला होता जा रहा है। ठीक है, क्योंकि वो मेल्ट हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से पिक आपको दी गई है, आप देख सकते हो। पिक इज ब्लर, थोड़ी ब्लर है, क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी आप उससे आइडिया लगा सकते हो। ठीक है, ये ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। ठीक है, नाउ डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट इज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इज गिवन टू यू। दैट इज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, जिसकी मदद से हमें नेचुरली एनर्जी मिलती है, हम नेचुरल वे में से एनर्जी कलेक्ट कर सकते हैं और फिर उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, उससे ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज नहीं होती है। ठीक है, मतलब उससे पॉल्यूशन इंक्रीज नहीं होता है। ठीक है, ये एक नॉन कन्वेंशनल वे है एनर्जी यूज करने का। ठीक है, जिसकी मदद से हम नेचुरली एनर्जी ऑब्जर्व कर सकते हो और हमारे एनवायरनमेंट क्या नहीं होता है, पॉल्यूट भी नहीं होता है, ना ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। ठीक है, सो आप फिगर में देख सकते हो, सोलर एनर्जी पैनल्स होते हैं जिसकी मदद से हम सन से एनर्जी कलेक्ट करते हैं, विंड एनर्जी। ठीक है, अनदर वन इज बायोमास एंड टाइडल एनर्जी, दैट इज ऑल आर सोर्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के सोर्स है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मेजर्स टू प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने के कौन कौन से मेजर्स हम ले सकते हैं, यानी कि कौन कौन से स्टेप्स हम उठा सकते हैं अगर हमें ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है, यानी कि प्रिवेंट करना है, उससे बचना है। तो ठीक है, सो लेट्स सी, रिड्यूस द यूज़ ऑफ सोर्सेज दैट रिलीजेज CO2, हमें ऐसे सोर्सेज का यानी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना बंद करना होगा जो बहुत ज़्यादा CO2 रिलीज करते हैं। ठीक है, एफॉरेस्टेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट शुड बी डन, यानी कि एफॉरेस्टेशन यानी कि ट्रीज उगाने चाहिए, यानी कि फॉरेस्ट की जो लेवल है, फॉरेस्ट एरिया है, उसे इंक्रीज करना चाहिए। और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को कंजर्व करना चाहिए, उसे कट नहीं करना चाहिए। ठीक है,
क्योंकि उसकी वजह से हमें ऑक्सीजन मिलेगी और फ्रेश एयर मिलेगी। और मतलब ट्री ही एकमात्र सोर्स है जो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, ग्रोइंग ट्री हेल्प टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट में आपको वही दिया गया है कि ग्रोइंग ट्री है, हम ग्रो करेंगे तो क्या करेंगे, हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट की जो गैस है उसे क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। ठीक है, रिड्यूस करेंगे, इसीलिए हमें ट्री ग्रो करने चाहिए। अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स, प्लास्टिक का यूज़ बहुत कम करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, ऑप्टिमम यूज़ ऑफ मैन्योर एंड पेस्टिसाइड। ठीक है, मतलब जो कम मात्रा में जो मैन्योर और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, जो किस तरह से बना हुआ होता है, इनऑर्गेनिक वे से, यानी कि जो केमिकली बना होता है उसका बहुत जुडिशियस वे में यूज़ करना चाहिए। ठीक है, एडॉप्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग, यूज ऑफ ग्रीन मैन्योर एंड कैटल मैन्योर। हमें कैसी फार्मिंग को एडॉप्ट करना चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो नेचुरल वे में होती है। ठीक है, और उसके लिए हमें ग्रीन मैन्योर का यूज़ करना चाहिए या फिर कैटल का मैन्योर का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, ऐड बायोटिक्स इन द फूड फॉर द एनिमल्स, एनिमल्स के लिए फूड में क्या ऐड करना चाहिए, बायोटिक्स ऐड करना चाहिए। ठीक है, मतलब वो ऐसी चीज़ खाए जो क्या हो जाए, डिग्रेडेबल हो जाए उनकी बॉडी के अंदर। ठीक है, ऑप्टिमम यूज़ ऑफ हाउस होल्ड अप्लाइंसेज, यानी कि जो हाउस होल्ड अप्लाइंसेज है उसका बहुत ही ऑप्टिमम जुडिशियस वे में इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, जिसकी वजह से ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन एनवायरनमेंट में ना हो। ठीक है, प्रॉपर यूज़ ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के जो मीन्स है उसका प्रॉपर यूज़ करना चाहिए। ठीक है, चेक द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन का ग्रोथ भी हमें चेक करते रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्या होगा, जब अगर ह्यूमन पॉपुलेशन का ग्रोथ बढ़ेगा तो एनवायरनमेंट में क्या बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रोपोर्शन बढ़ेगा, क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स है वो क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ठीक है, डिज़ाइन द बिल्डिंग विद द सफिशिएंट वेंटिलेशन टू सेव इलेक्ट्रिसिटी। अभी हमें इलेक्ट्रिसिटी सेव करनी चाहिए ताकि उसे जनरेट करने के लिए हमें बहुत सारे ऐसी चीज़ों का यूज़ ना करना पड़े जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस का इंक्रीज हो, यानी कि और फिर उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़े। ठीक है, नाउ इसीलिए हमें जो बिल्डिंग्स हम बनाते हैं उसमें सफिशिएंट वेंटिलेशन रखने चाहिए ताकि हम दिन के टाइम में लाइट्स ऑन ना करें। ठीक है, और उसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी सेव हो। इंक्रीज द यूज़ ऑफ इको फ्रेंडली पेपर्स, हमें कैसे पेपर का यूज़ करना चाहिए, इको फ्रेंडली, जो हमारे एनवायरनमेंट के फ्रेंडली हो ऐसे पेपर्स का यूज़ करना चाहिए, जिसको बनाने के लिए क्या नहीं होता है, हमारे एनवायरनमेंट में जो ट्रीज़ होते हैं उसका ज़्यादा यूज़ ना किया गया, ऐसे पेपर्स का यूज़ करना चाहिए। ग्रो प्लांट्स एंड ट्रीज अराउंड योर हाउसेस। ठीक है, नाउ अपने हाउसेस के आसपास आपको क्या करना चाहिए, प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए या फिर ट्रीज उगाने चाहिए। ठीक है, मेक ऑप्टिमम यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका जुडिशियस वे में जितनी मात्रा में ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, यूज़ पेट्रोलियम प्रोडक्ट जुडिशियली, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं इसलिए उसका जुडिशियस वे में इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि एडुकेट वे में, यानी जितनी ज़रूरत है उतना ही, फिर बहुत एक्स्ट्रा यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, यूज़ वाटर केयरफुली, वाटर इज़ अ नेचुरल रिसोर्स, उसे भी केयरफुली यूज़ करना चाहिए। ठीक है, ध्यान से। ठीक है, प्रैक्टिस रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब हमें क्या करना चाहिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को भी प्रैक्टिस करना चाहिए, यानी कि जो रेन का वाटर है उसे हार्वेस्ट करना चाहिए, स्टोर करना चाहिए। ठीक है, इंक्रीज द यूज़ ऑफ CNG एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, हमें कौन सी एनर्जी का यूज़ करना चाहिए, CNG एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, जिसकी वजह से जो ग्रीन हाउस गैसेज है वो इंक्रीज ना हो एटमोसफियर में। ठीक है डियर स्टूडेंट, नाउ what kind of residence should we have to protect ourselves from the effect of the increase in temperature, किस तरह का हाउस हमारा होना चाहिए, you have to think on this. okay, to make 1 ton of paper you are glad to know this, मतलब आपको ऐसा ये सुनकर थोड़ा आश्चर्य होगा। देखो सुनो, शायद आपने नहीं पढ़ा होगा या कहीं पर सुना नहीं होगा। टू मेक 1 ton of paper, ठीक है, 1 टन पेपर बनाने के लिए क्या होता है, 4400 किलो वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। क्या होती है, 4400 किलो वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है 1 टन पेपर बनाने के लिए। और उसके लिए
30,000 लीटर्स वाटर की ज़रूरत होती है, ठीक है। और वुड ऑफ 11 ट्रीज इज़ रिक्वायर्ड, 11 ट्रीज़ की वुड की ज़रूरत पड़ती है, मतलब 11 ट्रीज कट करने पड़ते हैं। और इतना वाटर वेस्ट होता है और इतनी सारी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस की जो गैसेस है उसका इफेक्ट एटमॉस्फेयर में बढ़ती है, ठीक है डियर स्टूडेंट। आई होप यू आर क्लियर अबाउट द मेजर्स to prevent the global warming. Now on the next page, that is on the next page global policy to protect environment. Now global policy दी गई है environment को protect करने के लिए, ठीक है। it is a matter of concern कि मतलब इतनी ग्रीन हाउस गैसेज हमारे environment में एमिट हो रही है, यानी कि मिक्सअप हो रही है, और जिसकी वजह से इतना ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही कंसर्न यानी कि चिंता का टॉपिक है, ठीक है। सो वी हैव टू थिंक अपॉन इट, ओके। सो लेट्स सी ऑन द रियलाइज दैट द ह्यूमन एक्टिविटीज आर द रूट कॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द एनवायरमेंट। द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड गैदर्ड एट स्टॉकहोम, द कैपिटल ऑफ स्वीडन, in 1970 to think of the ways to protect the environment, ठीक है। ऑन रियलाइजिंग दैट ह्यूमन एक्टिविटीज़, ये जैसे ही रियलाइज़ हुआ सबको कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है वो रूट कोज है किस चीज़ का, हमारे एनवायरनमेंट को डिस्ट्रक्ट करने का, यानी कि नष्ट करने का रूट कोज कौन है, ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ है, हमारे जो काम है वही है, ठीक है। सो ये रियलाइज़ होने के बाद जो कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो पूरे वर्ल्ड की जो कंट्रीज़ है वो कहाँ पर गैदर हुई, कहाँ पर इकट्ठा हुई, स्टॉकहोम, ठीक है, जो क्या है द कैपिटल ऑफ स्वीडन, स्वीडन का कैपिटल है। कब इकट्ठी हुई, 1972 में। क्यों इकट्ठी हुई, वो लोग क्यों गैदर हुए, टू थिंक ऑफ द वेज टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, ताकि वो मिलकर ये सोच सके कि एनवायरनमेंट को किस तरह से बचाया जा सके, ठीक है। नाउ अनदर कन्वेंशन वॉज हेल्ड एट रियो द जेनेरियो ब्राज़ील, और दूसरी ऐसी एक और मीटिंग हुई जो कहाँ पर हुई, रियो द जेनेरियो, जो कहाँ पर है, ब्राज़ील में आया हुआ है, ठीक है। वहाँ पर भी ऐसी ही एक मीटिंग हुई एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग डिस्कशन के लिए। इन द मीटिंग हेल्ड इन कोपेनहेगन, ठीक है, कैपिटल सिटी ऑफ डेनमार्क, इन ईयर 2009 टू डिस्कस ग्लोबल वार्मिंग, इट ऑब्जर्व दैट द डेवलप्ड नेशन आर नॉट एक्सेप्टिंग the carbon cut and the developing nations were increasing pressure for the reduction of the emission of greenhouse gases. Now here what is given to in the meeting held at कोपेनहेगन, ठीक है। एक मीटिंग हेल्ड हुई थी कहाँ पर, कोपेनहेगन में, ठीक है, जो क्या है कैपिटल सिटी ऑफ डेनमार्क, डेनमार्क की कैपिटल सिटी। कब हुई थी, 2009 में, ठीक है। वहाँ पर किस चीज़ का डिस्कशन हो रहा था, डिस्कस ग्लोबल वार्मिंग के बारे में डिस्कशन हो रहा था, ठीक है। इट वॉज ऑब्जर्व दैट द डेवलप्ड नेशन आर नॉट एक्सेप्टिंग द कार्बन कट, और वहाँ पर ये ऑब्जर्व किया गया था कि जो डेवलप्ड नेशन है, यानी कि जो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, ऐसे नेशन कार्बन कट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, यानी कि उनको ऐसा कहा जा रहा है कि आप कार्बन कट करो, जो ऐसी गैसेस होती है जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है, उस चीज़ का मतलब रिस्ट्रिक्शन रखो, यानी उसमें लिमिटेशन रखो। लेकिन जो डेवलप नेशन है उस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर रही थी, ठीक है। एंड द डेवलपिंग नेशंस वेर इंक्रीजिंग प्रेशर, और दूसरी तरफ क्या हो रहा था, जो डेवलपिंग नेशन है, जो अब डेवलप कर रहे हैं, धीरे धीरे तरक्की के स्टेज पे है, ऐसे नेशंस को क्या किया जा रहा था, प्रेशर किया जा रहा था कि वो क्या करे, रिडक्शन ऑफ द एमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज, यानी कि जो ग्रीन हाउस गैसेज है उसके एमिशन में, यानी कि मतलब जो एनवायरनमेंट में रिलीज कर रहे हैं उसका रिडक्शन करे, यानी कि उस पर लिमिटेशन रखे, ठीक है। उनको फोर्स किया जा रहा था। अगर उनको फोर्स किया जा रहा है कि वो अगर उस पर रिडक्शन करे या लिमिटेशन रखे, तो वो डेवलपमेंट कैसे करेगी, जो डेवलपिंग स्टेज पर है, ठीक है। जबकि जो डेवलप हो चुके हैं वो नेशन ही कार्बन कट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है। सो द नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, इट वॉज डिसाइडेड टू गिव एन एड ऑफ $100 बिलियन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग नेशन। फिर ये डिसाइड किया गया कि जो डेवलपिंग नेशंस है, जो तरक्की के स्टेज पे है, उनको $100 बिलियन की क्या दी जाएगी, मदद दी जाएगी, किसके थ्रू, जो डेवलप्ड नेशन है, जो ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं, ठीक है। ये डिसाइड किया गया, ठीक है। इन दिस मीटिंग 59 रिसर्च पेपर फ्रॉम द 45 कंट्रीज वेर प्रेजेंटेड एंड थ्रू इट द लीडर ऑफ द वर्ल्ड वेर मेड टू थिंक सीरियसली रिगार्डिंग द चेंजिंग क्लाइमेट, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ,
इन दिस मीटिंग, ये जो मीटिंग हो रही थी इसमें 59 रिसर्च पेपर दिए गए थे फ्रॉम द 45 कंट्रीज वेर प्रेजेंटेड एंड थ्रू इट, मतलब 45 कंट्रीज ने मिलकर 59 रिसर्च पेपर दिए थे जिसके थ्रू द लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड वेर मेड टू, उन लीडर्स को ये बताया गया था कि आपको ज़रूरत है किसके बारे में सोचने की, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। मतलब जिस तरह से क्लाइमेट हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है और आज उसमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। जो प्रॉपर अमाउंट में एडिक्वेट वे में हमें क्लाइमेट मिलना चाहिए वैसा क्लाइमेट नहीं मिल रहा, उसमें चेंजेस देखे गए हैं। ठीक है, ऐसे 59 रिसर्च पेपर 45 अलग अलग कंट्री से प्रोवाइड किए गए थे जो लीडर्स है कंट्री के उनको, ताकि वो लोग इस टॉपिक पर सोचे। ठीक है, On an average, a citizen in the world emit 4.5 metric ton कार्बन डाइऑक्साइड। ऑन एन एवरेज बताया गया पूरे वर्ल्ड में जो क्या है एक सिटीजन है वो कितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करता है, 4.5 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहा है किसमें, एनवायरमेंट में। ठीक है, ऑन द अदर हैंड इंडियन सिटीजन एमिट्स 1.2 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड। जो इंडियन सिटीजन है वो कितने मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है, 1.2 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिट्स कर रहा है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, अदर डेवलपिंग नेशंस रिलीजेस फार लेजर कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस। ठीक है, और दूसरे जो डेवलपिंग नेशंस है वो बहुत कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर रहे हैं एनवायरनमेंट में। ठीक है, large amount of the concessions should be given for development and more restrictions should be imposed on the countries like the USA, as an average American emits 20.6 metric ton carbon dioxide। ठीक है, सो द लार्ज अमाउंट ऑफ द कंसेशंस यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट कंसेशन का किसको दिया गया, शुड बी गिवन फॉर द डेवलपमेंट। दूसरी जो डेवलपिंग कंट्रीज है डेवलप हो रही है उनके डेवलपमेंट के लिए उनको लार्ज अमाउंट ऑफ कंसेशन यानी कि छूट दी गई। ठीक है, और क्या किया गया, मोर रिस्ट्रिक्शन यानी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन यानी प्रतिबंध लगाया गया किसके ऊपर, जो डेवलप नेशन है लाइक यूएसए जो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं उन पर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किया गया कि वो लोग क्या करेंगे कि कार्बन कट करेंगे। ठीक है, ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं कर सकते, एमिट्स नहीं कर सकते एटमॉस्फेयर में, क्योंकि ऑन एन एवरेज जो अमेरिकन है वो कितना एमिट कर रहे हैं, 20.6 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड वैसे ही एमिट कर रहे हैं एनवायरनमेंट में। ठीक है, इसलिए उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया और दूसरे जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनको कंसेशन दिया गया। सो दिस इज द ग्लोबल पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की ये ग्लोबल पॉलिसी थी। ठीक है डियर स्टूडेंट, आई होप यू आर क्लियर अबाउट द टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। नाउ on the basis of my explanation I think you are easily able to answer the following question of the exercise. So you have to write it down in your notebook. So stay home, stay safe, keep watching. Thank you all of you.